हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ ऐसे एमसीक्यू प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में, आरपीएससी में। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है, जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप में कौन सी इसके फीचर्स होते हैं। तो आज इस प्रकार के सारे प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, ए टू जेड सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का सार आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप पढ़ेंगे इनको। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। अब देखो, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, एक बड़ा प्रश्न है ये। कोई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा यूनिटरी है, कुछ लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है। प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो देखो, भारत का संविधान पूरा तो फेडरल है नहीं। क्यों पूरा फेडरल क्यों नहीं है? क्योंकि फेडरल का मतलब होता है कि जहां केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का डिवीजन जो है 50-50% हो, आधी केंद्र के पास आधी राज्यों के पास। वो हमारे कंट्री में ऐसा है नहीं। यूनिटरी का मतलब होता है कि जहां पूरी शक्तियां केंद्र के पास हो 100%। तो हमारा कंट्री यूनिटरी भी नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये सरकार का प्रकार है। तो ये पूछ रहा है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। फेडरल इन नेचर, हमारा संविधान फेडरल इन नेचर है क्योंकि केंद्र के पास भी शक्ति है, राज्यों के पास भी शक्ति है। लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है, हमारे संविधान की जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। आप कहेंगे सर कैसे है, आत्मा कैसी एकात्मक है, वो आप कैसे मिलेगी आपको? क्योंकि आप देखो, हमारे कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, केंद्र की सूची, संघ सूची, राज्य सूची। उसके बाद भी राज्यपाल की नियुक्ति हमारे देश में केंद्र सरकार, संघ सरकार राज्यों में करती है। आपातकाल के प्रोविजन आप देखेंगे, उसमें हमारे कंट्री जो है एकात्मक प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे देश में नागरिकता आप देखेंगे तो एकहरी नागरिकता का प्रोविजन हमारे देश में आपको देखने को मिलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज आप देखो, आईएएस, आईपीएस, ये सबसे आप पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में एकात्मक भी लक्षण है और संघात्मक भी लक्षण है। तो हमारी कंट्री को इसीलिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बई वाद में कहा कि हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार से क्वासी फेडरल इन नेचर है। ना तो हम पूर्ण संघ हैं और ना हम एकात्मक हैं, हमने एक मिक्सचर बना रखा है। कभी हम एकात्मक हो जाते हैं आपातकाल के समय पर, और जनरली हम संघात्मक प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारी प्रकृति संघीय है लेकिन हमारी भावना एकात्मक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने खूब पढ़ा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और होना भी चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं, आप खुश हो जाइए। तो भारत का जो संविधान है वो भी विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? इट कंटेन्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भारत के संविधान में बहुत प्रकार के संविधानों से लिया गया। आप ये जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण के समय हमारे संविधान में लगभग विश्व के 60 संविधानों से हमने चीजों को ले रखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, बी.एन. राव हुए, या नेहरू रिपोर्ट जब आई थी, इसमें बहुत प्रकार के जो प्रोविजंस उस समय अवेलेबल थे, हमने सारे प्रावधानों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फ्रेम किया। इट कंटेन्स द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस। हमारे संविधान में विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी हैं। अब प्रशासकीय प्रावधान कैसे हमारे कंट्री में? देखो, केंद्र का अलग प्रोविजन है, राज्य का अलग प्रोविजन है। उसके बाद प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या है, पीएम की ड्यूटी क्या है, गवर्नर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, केंद्र की, राज्यों की क्या करेगी, सबकी अलग ड्यूटी डिफाइंड है। हमारे संविधान में जुडिशरी का क्या रोल है, पंचायत के प्रोविजंस तक आप देखो अब तो हमारे संविधान में डिफाइन हो रखे। तो काफी डिटेल्ड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन हमारे कंट्री में देखते हैं। डील्स विद द गवर्नमेंट्स ऑफ लार्ज कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो बहुत बड़ा देश है, उसकी पूरी जनसंख्या है, उसको आप गवर्न कर रहे हो, बड़ा संविधान दो गई। इट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट। केंद्र और राज्य दोनों का संविधान हमारे देश में एक ही संविधान है, कोई राज्यों का अलग संविधान तो है नहीं। हमारे संविधान में आप पाओगे तो भाग 5 में हमने संघ के बारे में डिवीजन बता रखी है चीजें, और भाग 6 में हमने राज्य के बारे में बता रखी है। तो केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, और हमारे देश के राज्य बहुत से देशों से भी बड़े हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान तो हमारा होना लाजमी है, बिकॉज ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहां इसका जो आंसर होगा, दीज ऑल ऑप्शंस आर वेरी करेक्ट, ये सारे सही हैं।
वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? हुआ है या नहीं हुआ है? सब लोग कहते हैं भारत की संघीय प्रवृत्ति है, संघीय प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे कंट्री का जब आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो उसमें हमारे कंट्री को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब ना तो प्रियम्बल में है, ना पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में, ना 368 में है, नोवेयर। हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में नहीं है, ये यूएस के संविधान में आपको देखने को मिलेगा, हमारे में नहीं है। अ गवर्नमेंट विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज वन विच? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, देखो ये बड़े अच्छे प्रश्न है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पूछ लेता है कि भारत की सरकार की विशेषताएं क्या है, इंडिया में और ब्रिटेन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से आपको डील करने पड़ते हैं। ये प्रश्न भी आपका यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बड़े ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। और आज के बाद कभी आप इस टेंशन में मन नहीं रहिएगा कि संसदीय प्रकार की सरकार, राष्ट्रपति सरकार की सरकार में क्या अंतर है। अंतर समझते हैं। देखो वन विच कह रहा है गवर्नमेंट में क्या खासियत होती है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट्री आर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। ये तो दोनों में ही होती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। देखो सबसे बड़ी जो खासियत होती है संसदीय प्रकार की सरकार की, संसदीय प्रकार लगा है तो पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है कार्यपालिका के ऊपर, वेयर द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जहां विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर सके, वही संसदीय प्रकार की सरकार की सबसे बड़ी खासियत है। अब कार्यपालिका मतलब जैसे हमारे कंट्री में कौन है कार्यपालिका, पीएम मोदी, राष्ट्रपति, इन्हें कंट्रोल कर सके हमारी विधायिका, विधायिका का मतलब हमारी लोकसभा, इसे कंट्रोल कर सके, यही सबसे बड़ी खासियत होती है। इसी से आप पहचान लोगे। और राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में राष्ट्रपति के ऊपर कोई कंट्रोल किसी का होता ही नहीं है, राष्ट्रपति है वो, इसीलिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय इट। मतलब सरकार संसद के पास उत्तरदायी होती है और संसद जब चाहेगा इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हटा सकता है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 ये प्रोविजन करता है कि हम अपनी सरकार को कभी भी रिमूव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब देखो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है, आप करेक्ट आंसर देंगे। देखो हमारा कंट्री सेक्युलर स्टेट है, आप सभी को पता है कि हमारा कंट्री सेक्युलर है। आर्टिकल 25 से 28 में भी देखोगे, हमारी प्रेम्बल में भी देखोगे तो मेंशन है हमारा कंट्री धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पार्लियामेंट्री फॉर्म दी गवर्नमेंट है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में फेडरल पॉलिसी, संघीय नीति है। अब संघीय नीति का मतलब क्या है भाई, संघीय नीति का मतलब है कि हमारे में केंद्र और राज्यों के लिए अलग नीतियां बनती हैं। तो ये पॉलिसी कैसी है भाई, पॉलिसी तो संघीय है, फेडरल टाइप की पॉलिसीज है। हमारे कंट्री में कहीं पर भी राष्ट्रपति प्रकार की सरकार का सिस्टम नहीं है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी, बिकॉज ये पूछ रहा है नॉट। ऐसे प्रश्नों में आप नॉट का अवश्य ध्यान दें कि नॉट का मीनिंग क्या होगा। अगला है डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। अब देखो भारत में आप कैसे बताओगे, आप कहते हो इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये आप सभी को पता है, सभी जानते हैं। आप बताओगे कैसे कि भाई भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? आप इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कैसे? डेमोक्रेसी क्या क्या हमारे कंट्री में खासियत है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, हमारे देश का संविधान लिखित है। तो दुनिया में ऐसे भी तो कंट्री है जहां संविधान लिखित नहीं है, जैसे ब्रिटेन है, वो भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र होना और संविधान लिखित होना, इन दोनों बातों में से इनका कोई सिनर्जी नहीं बनता, तो पहला वाला गलत है। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड हियर, यहां आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार तो आजकल गैर लोकतांत्रिक देशों में भी दिए जा रहे हैं,
तो ये भी एक पॉइंट नहीं है। द पीपुल हैव द राइट टू इलेक्ट एंड चेंज द गवर्नमेंट, ये बात एकदम ठीक है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वेयर द पीपुल हैव राइट टू चूज द गवर्नमेंट, जहां लोगों के पास सरकार को चुनने का अधिकार हो, जहां लोग सरकार को हटाने का अधिकार भी रखते हो। भाई डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये तो आपको बताते वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन बताते, तो ये नहीं बताते कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, जहां जनता सरकार को चुने और सरकार तब तक रहे जब तक जनता चाहती है, यही इसका एक लक्षण है। द आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट एक्टिवेट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है, वह क्रियाशील बनाता है। देखो हमारे कंट्री में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का क्या गुण है, वो किसको क्रियाशील बनाता है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। लोकतंत्र होने से क्या फायदा होता है? आप इसमें एलिमिनेशन राउंड लगाओगे, आप नीचे से चलो। डेडिकेट टू द ग्रुप ऑफ पार्टी वर्कर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी कंट्री में समर्पित दलीय कार्यकर्ता हों, वो एक में भागते दूसरे में भागते, एक आदमी दो दो दल का मेंबर भी होता है। अब बेटर पर्सन विद डायनामिज्म एंड फोरसाइट, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कंट्री में लोकतंत्र है तो लोग गतिशील और दूरदर्शी बन गए, वो पहले से पहचान लेते हैं कि ये नेता साहब जो है ये बड़ा अच्छा विकास करेंगे और उसको इस बात का मानकर वोट देते हैं। ऐसा तो हमारे कंट्री में नहीं है। आज भी लोग फोरसाइटनेस नहीं है, आज भी लोग नहीं जान पाते कि नेता आगे क्या करेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। कार्यपालिका के नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियां, देखो ये भी नहीं है हमारे कंट्री में। आपको क्या लगता है लोकतंत्र से कार्यपालिका मजबूत हो रही है? लोग तो कहते हैं लोकतंत्र की खराबी है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सही से काम नहीं कर पाते, कार्यपालिका सही से काम नहीं कर पाती, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। द इंटेलिजेंसी एंड द करेक्टर ऑफ ए ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ये बात 100% करेक्ट है। देखो हमारे देश में लोकतंत्र होने से साधारण पुरुष और महिलाओं के बुद्धि चरित्र में विकास होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप किसी गांव में जाओ और वहां जाकर आप पूछो, किसी से कहो कि दादी वोट पड़ने वाले हैं, दादी कहेगी हाँ। दादी को नॉलेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे ये नेता बन गए, ये पैर छूने आए थे मेरे, इन्होंने कहा था दादी ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो एक तो मोरालिटी, लोग ये समझते हैं कि भाई कैसे सरकारें बन रही हैं और उनकी बुद्धि चरित्र में विकास होता है, वो भी जान पाते हैं कि भाई मैं भी पीएम बन सकता हूं। आप एक बात सोचोगे, चाय वाला पीएम बन सकते हैं सुन के कितने देश के चाय वालों को लगा कि हम भी पीएम बन सकते हैं। आप सोचते हैं एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, आप वोट डालने जाते हो तो आपको लगता है मैं भी एमपी एमएलए बन सकता हूं। तो आपकी जो सामान्य बुद्धि है, आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो थोड़ी इंप्रूवाइज्ड हो जाती है। इट कैन बी अ कॉज्ड। ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा गया है, इसका आंसर यही होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, देखो भारत का संविधान एक गणतंत्री है। क्यों है? आपसे मैं पूछूं कि जी इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है, आप कहेंगे सर क्यों है? लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो गणतंत्र का बेसिक मतलब क्या है? गणतंत्र का बेसिक मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड। भाई गणतंत्र आप किसे कहेंगे? गणतंत्र का मीनिंग होता है कि जहां पर सरकार का जो अध्यक्ष है वो कैसा हो, वो इलेक्टेड हो, उसको आप गणतंत्र कहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट प्रोवाइड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड फॉर अडल्ट फ्रेंचाइजी, कंटेन्स बिल ऑफ राइट्स। देखो हमारे कंट्री में इलेक्टेड पार्लियामेंट होने से आप नहीं कह सकते कि इंडिया रिपब्लिक है। इलेक्टेड पार्लियामेंट तो ब्रिटेन में भी है, तो ब्रिटेन तो भैया फिर नहीं है रिपब्लिकन, तो ये भी गलत हो गया। अडल्ट फ्रेंचाइजी तो वहां पर भी है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वैश्य मताधिकार वहां पर भी है। बिल ऑफ राइट तो ब्रिटेन में भी है। वंशानुगत तत्व नहीं है हमारे देश में, कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट को होल्ड करता है वो वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी हमारे कंट्री में वंशानुगत नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं हमारे कंट्री में आपको मिलेंगे कि चुनाव के समय हमारे कंट्री में बीच बीच में ये लोग, चुनाव होता है तभी हमारे कंट्री में आते हैं, चुनाव नहीं होता है तो हमारे कंट्री में नहीं आते। The main advantage of the parliamentary form of the government is that, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? यानी आपसे कोई पूछे कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है,
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आप कैसे कहेंगे कि इससे भाई ये बेनिफिट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का हमारे देश में क्या बेनिफिट है? आप इसको कैसे समझा सकते हो? सिंपल बात समझना, बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि पार्लियामेंट्री जहां पर भी आए वहां पार्लियामेंट क्या करता है, सरकार को कंट्रोल कर लेता है। तो आपको क्या बताना है, पार्लियामेंट्री में गवर्नमेंट और सरकार अलग अलग काम करती है? नहीं, ये तो कंट्रोल कर लेता है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी? नहीं, ये पॉलिसी कंटिन्यूटी भी नहीं होती ऑफिशिएंट तरीका से, बिकॉज सरकारें बदल जाती हैं। हमारे देश में सरकारें आज बदल गई, कल बदल गई, तो सरकारों के पास बहुमत नहीं होता, सरकार लटक जाती है। भाई सरकार ऐसे ऐसे, आप ये मान के प्लेट है, अब प्लेट में आपके और रसगुल्ले रखे छोटे वाले, जिधर रसगुल्ले ज्यादा उधर सरकार बन गई, जिधर रसगुल्ले कम उधर सरकार हट गई। तो गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड करती है उसके पास मेजोरिटी कितनी है। अब मेजोरिटी नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, जब सरकार गिर जाएगी तो पॉलिसी जो चल रही है वो उतनी अच्छी से चल नहीं पाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो गलत है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल करेक्ट है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है, अगर कुछ भी लगा तो कार्यपालिका तुरंत हमारे कंट्री में समाप्त हो जाएगी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी। यही संसदीय प्रकार की प्रणाली की खासियत है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी आपको देखने को मिलती है। Which of the following is the point of difference between the India's parliamentary system और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? देखो ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य में क्या डिफरेंस है, इंडिया में क्या है और ब्रिटेन में क्या है, इन दोनों के मध्य में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? इस प्रश्न का आप उत्तर दें, इस प्रश्न का आप उत्तर दें। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वो ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल, ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है। बाई कैमरल, ब्रिटेन भी है, इंडिया भी है। यानी द्विसदन है, हमारे यहाँ हाउस ऑफ, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा। वास्तविक नामात्र की कार्यपालिका ये भी है। जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रिटेन में। तो जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में आप देखोगे कि वहां पर जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का सीधा सा मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट से ऊपर कोई भी पार्लियामेंट को रिव्यू नहीं कर सकता, जो पार्लियामेंट ने बना दिया वही चलेगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे काम होंगे। वहां ब्रिटेन में यही चीज है। अब मुझे कोई हेड बना दे और मेरे ऊपर कोई हेड होगा तो मैं सुप्रीमेसी कहां से रही? इंडिया में ना तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना संविधान की सुप्रीमेसी, इंडिया में बीच का मिक्सचर हमने रखा है। तो जुडिशियल रिव्यू ये इंडिया में है, लेकिन ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर नहीं है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो न्यायिक पुनरावलोकन इसका आंसर है आपका। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, आपको बताना है अगला प्रश्न। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। देखो अब पार्लियामेंट्री में मैंने एक शब्द बताया था आपको, जहां भी आप संसदात्मक पढ़ेंगे तो सीधा सा मतलब है, इसका सीधा मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव का कंट्रोल होगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर। बस आपको यही ढूंढना है। जुडिशरी का कोई मतलब नहीं एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फिर कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूटिव हैज कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, उल्टा लिखा हुआ है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी भाई, विधायिका का कार्यपालिका पर। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा है, बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है, अगर आप पढ़ोगे तो समझ लोगे। स्टेटमेंट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। भारत में देखो, अभी प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। अभी ट्रिक क्या होती है, जब भी किसी एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करते हो तो नंबर 1 होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जो मेथड होता है
इसमें आप एलिमिनेशन करते हो, एलिमिनेट करते हो, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। नंबर 2 होता है कि आप डाउट स्किप कर दो, यानी जिस पे आपको डाउट है उस पे आप डाउट लगा दो। और नंबर तीसरा है कि डाउट लगा के आप ऑप्शंस के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करो। यहां पर आपको तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। इस प्रश्न में आप देखेंगे, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये सभी को पता है, 100% करेक्ट है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु राष्ट्र है, ये भी सभी को पता है भाई। इंडिया इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। अब ये बड़ी बात है भाई, भारत में लोकतांत्रिक समाज है कि नहीं है जहां महिलाओं को पूरा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो क्या भारत लोकतांत्रिक समाज है? ये तो अपने आप में कैसा प्रश्न हो गया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव हो गया। आपको लग सकता है, दूसरे को लग सकता है नहीं है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है, इस पर आप स्टार लगा दो, ये आपका डाउट में चला गया। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। आपको पता है कि भारत में डीपीएसपी का प्रोविजन है, तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसका मतलब ये भी सही है। अब आप इसे ऑप्शन को, डाउट को पकड़कर आप ऑप्शन उठा के देखें, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। आप इसमें 100% श्योर हो कि पहला, दूसरा और चौथा 100% आपके करेक्ट है। ऑप्शन बजाओ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि इसमें चौथा नहीं है, इसमें पहला नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 को भी ठीक माना गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। देखो यूपीएससी को लगता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी तो इंडिया में है ही डेमोक्रेटिक। भाई आप भी वोट डाल रहे हो, मैं भी वोट डाल रहा हूं, महिला भी वोट डाल रही है, अंबानी भी वोट डाल रहे हैं, मेरा उनका वैल्यू भी समान है। समाज में हमने इक्वलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, न्याय की स्थापना करी है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, जेंडर के बेसिस पर। आप देखो हमारी कंट्री में रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे देश में, ऐसे प्रोविजन हमारे संविधान में मेंशन किए गए। तो जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए किए गए सारे प्रोविजन है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे देश में कुछ कुछ जगह पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हो भी चुका है, तो इसको सब्जेक्टिव मैटर में प्रश्न को पूछा गया है, तो आंसर यहां पर सारे हो गए। ऐसे प्रश्न में कभी भी आप फंसे तो जो मेथड मैंने आपको बताया है, इसी मेथड का प्रयोग करेंगे तो आप प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। क्योंकि देखो 3 की चर्चा ही नहीं करी, 3 मतलब आप एक श्योर है 2 भी श्योर है और 4 भी श्योर है, तो 3 को लेकर आप देखोगे तो आंसर सिर्फ यही बच रहा है। आपका कंफ्यूजन ही नहीं दिया यूपीएससी ने कि तू कंफ्यूज हो ही मत, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रश्न को बनाया गया। Which of the following is the basis of difference between the parliamentary and the presidential form of the government? आपने बहुत सुना है संसदीय अध्यक्षात्मक, संसदीय अध्यक्षात्मक। प्रश्न पूछ रहा है कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, अब आपको पता है संसदीय व्यवस्था में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में है, आप एग्जांपल ले लो, ऐसे सॉल्व करो। और राष्ट्रपति प्रकार की सरकार आपको पता है अमेरिका में है। अब अमेरिका और इंडिया में क्या डिफरेंस है, इंडिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस है भाई, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिया में भी अमेरिका में भी है। तो यू कैन नॉट से कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये डिफरेंशिएट करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता भाई। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका में भी है और इंडिया में भी, ब्रिटेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि अंतर है, ये अंतर तो है ही नहीं, तो ये आप काट दो। सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, ये बात आप कह रहे हो कि भाई इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट हमारे कंट्री में भी सेम ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ये भी ठीक है, हमारे कंट्री में है, ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है, लेकिन अमेरिका से कंपेयर कर दो। द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो संबंध है ना बाबू, भाई पार्लियामेंट्री में क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य में संबंध अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका विधायिका का कुछ नहीं कर सकती और विधायिका कार्यपालिका का कुछ नहीं कर सकती राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में। लेकिन संसदीय में क्या है, कार्यपालिका तब तक रहेगी जब तक विधायिका के पास उसमें बहुमत है, बहुमत खत्म कार्यपालिका गई। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इंडिया में भी लागू होता है, जो ब्रिटेन में भी लागू होता है। तो आप कभी भी अंतर करें तो यूनिफॉर्म अंतर करें, ऐसा नहीं कि आपके कंट्री में है तो उसको आप मान लोगे। यूनिफॉर्म इंडिया में भी आप देखो,
कार्यपालिका विधायक पर जिम्मेदार है, ब्रिटेन में भी आप देखो। तो ये कैसा हो गया, ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। द बेसिक फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। अब आप कहते हो कि भाई भारत में ये है, हमारा कंट्री, आप भी, वी आर द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक कंट्री, आप सभी कहते हो इस बात को। हमारे कंट्री की क्या क्या खासियत है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सभी को पता है, हमारी प्रस्तावना में लिखा है इंडिया इज ट्रिपल SDR। हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सभी को पता है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। सुप्रीम अथॉरिटी वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है, ये भी मैंने आपको बताया प्रियम्बल में, ये भी आपको पता है। भाई इंडिया में जो सोवरेनिटी है वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। भाई हमारे कंट्री में यूनिफाइड पावर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इस कंट्री में संघ के पास भी पावर है और हमारे कंट्री में राज्य के पास भी पावर है, तो एकीकृत पावर हमारे देश में नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। दी आंसर आपका सी होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्नों को देख के डरा ना कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब करण चौधरी सर से पढ़ रहे हो, मतलब मुझसे पढ़ रहे हो, तो मेरे से पढ़ने के बाद दीज क्वेश्चन शुड बी आपके लिए तो ऐसे होने चाहिए चना मटर। चना मटर खाया कभी आपने, चलो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। देखो आप सभी जानते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था संघीय है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये संघीय एकात्मक है। अब एकात्मक का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की यूनिटरी है और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की यूनिटरी नहीं है, इंडिया की तो व्यवस्था फेडरल है। अब इंडिया की फेडरल है, यूनिटरी है, ये आपको समझना है। अब आपसे पूछा कि कौन से ऐसे हैं जो एकात्मक लक्षण है हमारे संविधान में, तभी तो लोग कहते हैं कि इंडिया की ना तो ये है ना ये है, हम तो बीच के। अब बीच के कब होंगे, जब ये भी है और ये भी है, मिक्सर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है, तो ये तो गलत है। भाई शक्तियों का विकेंद्रीकरण एकात्मकता की बात तो नहीं करता। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, बात बिल्कुल ठीक है, आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हो, राज्यपाल की नियुक्ति आप करते हो, केंद्र करता है राज्यों में, और राज्यों का एग्जीक्यूटिव हेड है। भाई राज्यों के कार्यपालिका प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यूनिटरी लक्षण हो गया। भाई केंद्र अपनी मनमानी कर रहा है, संघात्मक लक्षण तो हुआ नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका एक। तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व असमान है, जबकि आप देखेंगे संघात्मक जो देश होते हैं उनमें राज्यसभा प्रतिनिधित्व समान है। जैसे अमेरिका, वहां हर 50 स्टेट के लिए 2-2 सीटें हैं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में आर्टिकल 80 मेंशन करता है कि जनसंख्या के आधार पर है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। जुडिशियल रिव्यू आप कह सकते हैं ये तो कोई लक्षण नहीं हुआ इसका। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी आपको बताती हैं कि भाई भारत में एकात्मकता के लक्षण है। तो ऑप्शन हो गया आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आंसर हो गया आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा और पांचवा, तो आंसर क्या, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन है कोई इसमें, दूसरा, तीसरा और पांचवा है ना, पांचवा है ना, चौथा तो नहीं है ना, पांचवा है। आंसर बी करेक्ट है ना भाई, पांचवा ही तो है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो आंसर बी इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सही है। आप कैसे बताओगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है राज्यसभा में सभी का समान नहीं, असमान है, पहला वाला गलत हो गया। द कंसेंट ऑफ द स्टेट नेसेसरी टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए आप संघ से पूछोगे, उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। अब ये बात एकदम करेक्ट है कि भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है, तो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई भारत में आप किसी भी राज्य का नाम बदलते हो, क्षेत्र बदलते हो, तो आप उस राज्य से पूछना, उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। पूछ तो लोगे लेकिन सहमति आवश्यक नहीं है।
भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है, भारत में गहरी नागरिकता है, तो आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा। भाई ये तो भारत के बारे में सही है, बाकी तो गलत है, पहला तो गलत है। ये 2 पॉइंट इंडियन सिस्टम के बारे में करेक्ट है, भारत में गहरी नागरिकता है और स्टेट से हम लोग क्या करते हैं उनकी बात का इंपॉर्टेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। देखो अब ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट करेक्ट। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपको समझ आएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। अब देखो भाई, केंद्रीय शासन व्यवस्था जहां सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे एकात्मक सरकार, वहां क्विक डिसीजन होता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, एकात्मक होगी, सारे डिसीजन क्विक लिए जाएंगे, मोदी साहब क्विक डिसीजन ले लेते हैं। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, अब ये डाउट लगा दो, आइडियल फॉर बिग कंट्रीज, देखो ये बिल्कुल एक, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़े देशों के लिए, बड़े देश, ये डाउट को भी सॉल्व कर दो आप, जो बड़े देश हैं उनके लिए आदर्श नहीं है। जो बड़े देश होते हैं उनमें कभी एकात्मक सिस्टम नहीं चलता भाई। बड़े देशों में आप किसी एक आदमी के अंडर बड़े देश को डाल दोगे, ये तो छोटे छोटे कंट्री के लिए है, जैसे ब्रिटेन हो गया, छोटा सा कंट्री है, उसके लिए हो गया, चिद्दी चिद्दी से कंट्री है। लेकिन जो बड़े देश हैं, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन देशों में एकात्मक व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी पूरे निर्णय नहीं ले सकता। कनाडा में थोड़ा थोड़ा है लेकिन पूरे निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे देश में क्या जनसंख्या बहुत है और एरिया बहुत बड़ा है। तो जो फीचर है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ये कभी भी आइडियल बिग कंट्री के लिए नहीं है, ये छोटे देशों के लिए अच्छा है, बड़े देशों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन मोनार्की, भारतीय राजतंत्र की कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। अब देखो भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन राजतंत्र नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए या राज व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, आप सॉल्व करेंगे, नहीं है। नोट को अवश्य पढ़ें, बच्चे नोट को मिस कर देते हैं। हमारे देश में संवैधानिक सरकार है, सभी को पता है, डेमोक्रेटिक सरकार है, सभी को पता है, रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल है। सत्तावादी सरकार हमारे देश में नहीं है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, सद्दाम हुसैन वाली सरकार नहीं है हमारे देश में कि तुम जो करोगे वही होगा, मुगेम्बो खुशबुआ, ये नॉर्थ कोरिया में है। हमारे कंट्री में आप इस सत्तावादी सरकार का प्रोविजन हमारे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुगेम्बो नहीं है हमारी कंट्री में। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डेफिनेशन मीन्स, एक संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, मैं इस प्रश्न को 5 स्टार दूंगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, संवैधानिक सरकार क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, या संविधानवाद क्या है, संवैधानिक सरकार क्या है। संवैधानिक सरकार से आपका क्या मतलब है। देखो संविधान का मतलब क्या है कि आपने नियम बनाए और उन नियमों के अनुसार आपकी सरकार चल रही है। तो संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि स्थापित नियमों के माध्यम से सरकार का संचालन करना, देश का संचालन करना, उसको आप क्या कहते हो, संवैधानिक सरकार कहते हो। तो प्रोविजन आप देखेंगे यहां पर कि गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर, ये बात सारी सही है, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टीपल पार्टी, सारी सही है। लेकिन संवैधानिक सरकार का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यही इसका करेक्ट आंसर है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि सरकार लिमिटेड हो, भाई लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी जाती है, सरकार सीमित होनी चाहिए, असीमित सरकार नहीं, सीमित सरकार। अब सीमित सरकार का मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास बहुत पावर नहीं होनी चाहिए, सरकार की जो शक्ति है वो संविधान में लिखी होगी और सरकार उस संविधान की शक्ति के अनुसार देश को चलाएगी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब है सीधा सा सीमित सरकार। सीमित सरकार को ही आप संवैधानिक सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। प्यारे दोस्तों, पूछा गया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अब राज्य के 4 तत्व होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में भी मैंने आपको बताया था, देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट।
पहला जनसंख्या हो गया, उसमें दिए नहीं है। फ्लैग ये तो है ही नहीं, कैपिटल है ही नहीं। संप्रभुता, संप्रभुता जो है ये राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? आप देखो हमारा कंट्री इंडिया, आज़ादी से पहले हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास भूभाग भी था, एक सरकार भी थी अंग्रेजों की, थी तो सही सरकार हमारे कंट्री में, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे और इसीलिए हम राष्ट्र नहीं थे, इसलिए हम जो है हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया में आप देखो यूपी है, एमपी है, बिहार है, इनके पास सब है, संप्रभुता नहीं है क्योंकि ये हमारे सेंटर के अंडर काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सोवरेनिटी। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिबर्टी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़े। आप किस चीज को मानोगे स्वतंत्रता क्या है? मैं आपसे पूछूं, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिबर्टी? आप कैसे कहोगे कि स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा ये है? आप कैसे बताओगे स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस बात को जानते हैं, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? राजनीतिक शासकों की तानाशाहियों के विरुद्ध संरक्षण, ऐसा भी नहीं है भाई। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कंट्रोल, आप पर कोई कंट्रोल ना करे, नियंत्रणों का अभाव, मतलब आपका जो मन कर रहा है आप करें, नहीं, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाई आपका जो मन कर रहा है आप करोगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और ऐसे करके बाइक चला रहा हूँ, अब जब मैं ऐसे करके बाइक चला रहा हूँ तो मैंने ऐसे किया, दूसरे में लग गई, दूसरा ठुक गया, दूसरा गिर गया, तो स्वतंत्रता उसकी खराब होगी। जो मेरा मन कर रहा है मैंने वही किया। मैं मेट्रो में जा रहा हूँ और मेट्रो में जाके मेरा मन किया कि मैं भाई ऐसे लटक जाऊं, ऐसे कर दूं, तो आपने दूसरे की लिबर्टी को आपने अपनी लिबर्टी से इनक्रोच कर दिया। तो लिबर्टी का मतलब कभी भी, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब कभी भी रिस्ट्रिक्शंस का अभाव नहीं है। आप बाधाओं के अभाव को लिबर्टी नहीं कह सकते, तो ये भी गलत है। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वंस वांट्स, आपका जो मन करता है वो करने की इच्छा, ये भी गलत है। अब आपका मन किया, एक बार बिहार में मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने, मैंने पूछा एक बच्चे ने स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मैंने समझाया सारी क्लास में। उसके बाद वो कहने लगा स्वतंत्रता का सर मतलब ये है कि हम पनवा खाकर, मतलब पान खाकर किसी के ऊपर भी कहीं भी थूक दें, आप कुछ, तो ये क्या होगा? स्वतंत्रता कहलाएगी। ठीक है, ऐसा तो गलत है। अगर उस पान की छींटे किसी पर पड़ गई तो वो आपकी स्वतंत्रता खराब कर देगा ऑन द स्पॉट। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आपका जो मन करता आप करोगे, कोई आपके ऊपर बाधाएं नहीं होंगी। लिबर्टी का मतलब है कि आप अपने आप का डेवलपमेंट कर सको। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, स्वयं को विकसित करने का अवसर, ये स्वतंत्रता है कि आप अपना विकास कर सको, अपनी बातों को रख सको, अपना डेवलपमेंट हो जाए, आप कुछ चीजें जान सको, आप कुछ चीजें कर सको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब कथन आपके सामने दिए गए, देखो। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, आप सभी को पता है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया हैज द बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। अभी डाउट है, आप इस पर स्टार लगा दो, आगे वाले पढ़ो। फ्रांस की सरकार संघीय प्रणाली है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा की जाती है। अब क्या है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा है इंडिया के एस्पेक्ट में, इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, एकदम करेक्ट है। भारत में एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार की प्रणाली आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए भारत को आप अर्ध संघात्मक प्रवृत्ति का देश के नाम से जानते हो। भारत कैसा है? क्वासी फेडरल है। ये एसआर बॉम्बे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, इसीलिए ये क्या है? इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है, इंडियन प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। नॉमिनल मोनार्की, ये भी गलत है। इंडिया इज ओलिगार्की, ये भी गलत है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत एक कैसा है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब ये होते क्या है? अध्यक्षात्मक भारत में है नहीं क्योंकि अमेरिका में है, नामात्र का राजतंत्र भी नहीं है क्योंकि आप ये जानते हैं ब्रिटेन में है, यूके में है, इंडिया में नहीं है। कुलीन तंत्र, ओलिगार्की, ये भी हमारे देश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अब राहुल गांधी जो है
वो पैदा हुए थे नेहरू कुल में, तो अब वो भारत के पीएम बनेंगे। ऐसा अगर होता तो फिर तो अलग ही बात होती। तो ये हमारे कंट्री में नहीं है, इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है लोगों को। अगला प्रश्न बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। आप जानते हैं कि भारत को आप लोग राज्यों का संघ कहते हो। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसकी संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है? ये संकल्पना आपने कहां से प्राप्त की है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है? देखो, अमेरिका तो है नहीं संघ राज्यों का, ऑस्ट्रेलिया है नहीं, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, इसे बोलते थे कनाडा। द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है, इसी का नाम पहले कनाडा हुआ करता था। और यहीं से हमने प्रोविजन लिया है कि इंडिया में आप आर्टिकल जब 1 पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल जो 1 है वो आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से देखने को मिलता है। तो ये प्रोविजन हमने वहीं से हमारे संविधान में ले रखा है। संसदीय संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? ये पूछ रहा है। ये तो कम्युनल लिखा है यहाँ पर, यहाँ संसदीय होगा। चलो यहाँ पर क्या होगा? संसदीय, पार्लियामेंट्री, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दुनिया में सबसे पहले कहां पर डेवलप हुई? देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसकी जनक एक कंट्री जिसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है डेवलप हुआ, और वहीं से पूरी दुनिया में आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द फंडामेंटल ड्यूटीज बिन बोरोड फ्रॉम। आपको पता है हमने 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ली थी। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, और डेट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हमने बोरोड किया रशिया से। इसको बोलते थे सोवियत संघ, यानी यूएसएसआर। 1994 में टूट गया, अभी क्या रशिया है। हमने यहाँ से अपने कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन को लिया था। वर्तमान समय में आप देखेंगे हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 11 देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी, बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 से हमने 11 ही फंडामेंटल ड्यूटी अपने संविधान में जोड़ दी। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? अब ये प्रश्न आपको बताना है। ये बहुत ही बेसिक टाइप के प्रश्न है जो आपको आंसर देने। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? समवर्ती सूची मतलब आप जानते हैं कि 2 प्रकार की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। तो इस पे यूनियन वाली, इस पे पावर यूनियन को दिया गया, यूनियन बनाएगा लॉ। जैसे आप इंडिया में देखो तो डिफेंस का मैटर हो गया, ठीक है, रेलवे का मैटर हो गया, इस पर लॉ बनाने की पावर सेंटर को है। स्टेट के पास जैसे आप देखोगे पुलिसिंग हो गई, पुलिस हो गया, या आप देखो कि हेल्थ हो गई, सफाई हो गई, स्टेट के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, यहां से हमने समवर्ती सूची ली है जिसमें दोनों के पास पावर है। केंद्र बनाएगा, राज्य बनाएगा। जैसे फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गई, हमने दोनों के पास के संबंध में पावर दे दी है। द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द इन्फ्लुएंस बाय द एग्जांपल ऑफ। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में आप जानते हैं कि प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर भारतीय संविधान में राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ उनका एक्सपीरियंस क्या है। ये सब जो हमने कहां से लिया है? तो इट इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान से हमने इस बात को लिया है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये पीछे आंसर की दी हुई है, ये आंसर की आप फॉलो कर लेंगे। ये आंसर की हमने लास्ट में इसमें दे रखी है, इस आंसर की को आप देख लेंगे। ठीक है, तो सेशन आज का कैसा लगा? अगर इस प्रश्न से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, सेशन से आपको बेनिफिट मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा सेकंड क्या है कि बेल नोटिफिकेशन दबा दें। और क्लासेस आपको चाहिए, अच्छी लग रही हैं अगर, तो आप कमेंट करें, खूब सारे कमेंट करके बताएं कि सर वी वांट दिस, वी वांट दिस। आप जो डिमांड करेंगे वो वीडियो में आपके लिए अपलोड करा दूंगा, आपको वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। मैं आप सभी के जीवन के लिए बेहतर भगवान से कामनाएं करता हूँ। आप सभी 100% सक्सेस होंगे लाइफ में। मेरी पूरी जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं उम्मीद और आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है साथियों, जय हिंद एंड नमस्कार।